गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 25 ऑफ फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए अभी काफ़ी कम टाइम रह गया है आपके सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो हर दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा और अपने आप को कंप्लीटली फोकस रखिएगा, बिकॉज वो चीज़ अभी आखिरी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे साल की जो आपकी मेहनत है वो इन्हीं आखिरी दिनों के अंदर आप कैपिटलाइज करके अच्छे से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन और उसके बाद जो 10 टॉपिक्स हैं उसको देखने वाले हैं। इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। यूपीएससी में इसे कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, लाइफ में बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए, बिगर गोल्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं जो है रिस्क लेना पड़ता है। आप लोग भी रिस्क ले रहे हैं और जो चीज आप रिस्क ले रहे हैं ना वो चीज तो सबसे ज्यादा प्रीशियस है। यू आर रिस्किंग योर एंटायर यूथ। इस एग्जाम के लिए आप अपनी एंटायर यूथ को रिस्क करें, बट जहां पर रिस्क ज्यादा होता है रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा होता है। बट ऑल आई वांट टू से दैट यू आर टेकिंग द बिग रिस्क ऑफ योर लाइफ। अपने जो आपकी प्राइम ईयर्स के, जो आपकी यूथ के 1 साल 2 3 4 5 साल जो आप इस एग्जाम को देने वाले हैं, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक एक दिन को आपको बहुत ही अच्छे से यूज करना है। बिकॉज जो रिस्क लिया है आपने उसका रिवॉर्ड भी आपको तभी मिलेगा जब ये जो रिस्क है इसके अंदर आप मेहनत भी करते हैं। मेरली टेकिंग द रिस्क इज नॉट इनफ। रिस्क के साथ साथ एफर्ट जो है वो भी आपको करने पड़ेंगे। अगर आप रिस्क ही नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं उसी पे ही सेटल करना पड़ेगा, उसी से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। बट इफ यू वांट टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन यू हैव टू टेक द रिस्क, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पुट द एफर्ट्स ऑल्सो। आपको उसके साथ साथ अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो ट्रेडिंग पार्टनर्स को लेकर एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। गैरमाता के बारे में जानेंगे। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 न्यूज में था, इसके बारे में जानेंगे। एसएलएनपी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जो है इसके बारे में भी एक हमारा एमसीक्यू जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी, एक क्वेश्चन हमने 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था इसके ऊपर। एक नए तरीके से क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया गया है। डीजी ट्रेड रेमेडीज, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। डंपिंग, आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो काफी बेसिक इकोनॉमी का है, लेकिन क्योंकि न्यूज में मेंशन किया गया था तो पूछा जा सकता है। उजाला स्कीम के बारे में एक क्वेश्चन है। देन आपका एक स्पीसीज रिलेटेड ब्लैक नेक क्रेन के बारे में डिस्कशन होगा हमारा। ऑलिव टर्टल के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका स्पीसीज के रिलेशन में है, लेकिन मैप भी मैं आपको यहाँ पे इसके कंसर्निंग दिखाऊंगा। चलिए, अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है नेटमॉक की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है, इन दैट सिचुएशन आपको बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करिएगा, ये वाला, और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करिएगा। उसके बाद ही यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजना शुरू करेगा। यहाँ पे ज्वाइन बटन पे एक वीडियो होगा मेरा, वो जरूर देख लीजिएगा। और वहां पर आपको वेरियस जो ये प्लान्स हैं इनके बारे में, जो वेरियस एनरोलमेंट्स हैं इनके बारे में बता रखे हैं कि किस किस तरीके से कौन सी कैटेगरी आपके लिए जो है ज्यादा सूटेबल है। चलते हैं एक बार अपनी मार्किंग स्कीम के ऊपर। मार्किंग स्कीम देख लीजिए एक बार। सबसे पहले तो अपने मार्क्स सेट करें। कितना मार्क्स सेट करेंगे यहाँ पर आप? 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आप ठीक कर पाते हैं तो आप एक्सीलेंट जोन में होते हैं, और 6 से ज्यादा अगर आप स्कोर कर पाते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोशिश यही करनी है। 6 की कट ऑफ रखी गई है। 6 से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है देन यू विल बी इन द डेंजर जोन। बट फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज हर चीज जो नीचे होती है वो ऊपर कभी ना कभी जरूर जाती है अगर वहां पर एफर्ट्स किए जाते हैं तो अगर आपका स्कोर भी इस एरिया में फॉल कर रहा है यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिप्लेस्ड यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैज बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो अभी अभी न्यूज थी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था उसको अभी अभी किसी कंट्री ने रिप्लेस कर दिया है। वो कंट्री कौन सी है? क्या वो जर्मनी है, यूएई है, यूके है, या फिर चाइना है? सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए एक टाइम था जब चाइना हमारी टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स जो थे उनको बाइकआउट करना शुरू किया और कुछ हद तक हम उसके अंदर सक्सेसफुल भी रहे। और इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था वो यूनाइटेड स्टेट्स बन गया था। लेकिन अभी दोबारा से चाइना ने वो जो पोजीशन है उसे रीगेन कर लिया है। ज्यादा अच्छी न्यूज तो नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। टू वे ट्रेड जो है इंडिया और चाइना के बीच में 2020 की बात करें तो वो $77.7 बिलियन एग्जिस्ट करता है 2020 के डेटा के हिसाब से। ठीक है, यहां पे चाइना का टॉप पोजीशन पे आने का रीजन भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे जो रीजन है चाइना का टॉप पोजीशन पे आने का वो है इंपोर्ट ऑफ चाइनीज मेडिकल सप्लाईज। जो चाइनीज मेडिकल सप्लाईज हैं, आई होप आप देख पा रहे होंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। चाइनीज मेडिकल सप्लाईज जो है
वो कोरोना टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी वजह से भी देखिए, वैक्सीन हम बना रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मेडिकल सप्लाईज कोरोना के टाइम में हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ी। और वैसे भी जानते हैं चाइना जो है एपीआई, एपीआई की फुल फॉर्म क्या है काफी बार बता चुका हूं, अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एपीआई को जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो भी चाइना का जो स्थान है वो काफी ऊपर रहता है, और इंडिया एपीआई जो है वो काफी ज्यादा चाइनीज से इंपोर्ट भी करता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं अपना जो रोल हमें निभाना चाहिए था एज ए कंज्यूमर, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी हम नहीं निभा पाए। क्योंकि काफी बार ये चीज कही गई है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है, हम में से कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि ये जो चाइना दोबारा से नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बना है इंडिया का, जो कि एक अच्छी न्यूज नहीं है। क्योंकि अगर हम चाइना के साथ ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, और वैसे भी ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं होता है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, और जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, इसके बदले में उनको पैसा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी पैसे की वजह से चाइना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप ये मानसिकता के साथ खरीदिएगा कि हम अपने दुश्मन के घर पैसा बेच रहे हैं, क्योंकि जब हम चाइना को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने एनिमी को ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो मैंने ये क्यों कहा कि हम लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि ऑनलाइन शॉपर्स में देखा गया कि उन्होंने चाइनीज मोबाइल फोन्स को, चाइनीज गैजेट्स को ज्यादा तवज्जो दी, ज्यादा परचेज किया, और जो एंटी चाइना सेंटीमेंट जो एक नेशन के अंदर क्रिएट किया गया था वो कुछ हद तक तो कह सकते हैं सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ हद तक हम कहेंगे कि उसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, आप जानते हैं अभी कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने काफी सारी चाइनीज एप्स जो कि हम लोगों का डेटा चोरी कर रही थी उसको बैन किया गया। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा कर रही है, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें भी अपनी तरफ से रोल निभाना चाहिए, ताकि हमारी गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस जाए कि यस, जब हम कहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं परचेज करना है तो लोग उस चीज को सुनते भी हैं, लोग उस चीज को मानते भी हैं। लेकिन यहां पर अभी पिछले कुछ टाइम में ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि काफी सारे चाइनीज मोबाइल फोन्स हो, चाइनीज गैजेट्स हो, उनकी जो मांग थी वो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा थी। ठीक है, और इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा रिलेशन चेंज हुआ है वो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए यहां पे चाइना जो है, और चाइना पहले टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था हमारा, और 2017 में देखें, 2018 में देखें, 19 में हाउएवर सिचुएशन चेंज हो गई थी, क्योंकि नंबर 1 पे यूएस आ गया था। ठीक है, लेकिन अभी दोबारा से 2020 का जब डेटा आया तो यहां पे दोबारा से चाइना जो है टॉप पोजीशन पे आ गया है। और इसके पीछे ये वैसे न्यूज में तो ये भी मेंशन किया गया था कि अमेजोन के ऊपर जो सेल चलती है ई कॉमर्स जायंट के ऊपर, वहां पे जो चाइनीज फोन होते हैं, चाहे वो वन प्लस हो, ओप्पो हो, आपका जायमी हो, इसकी जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो चीप मोबाइल फोन्स होते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। बट वहाँ पर भी देखिए, अगर सस्ता मोबाइल फ़ोन भी लेना है वी कैन परचेज दैट, बट हमें कोशिश करनी चाहिए, और इवन इंडिया में भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। आई थिंक आने वाले टाइम में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन गहीर माता को लेकर है, पूछा गया गहीर माता कहां पर लोकेट करती है। देखिए किस चीज से रिलेट करती है, अगर अभी बता दूंगा तो फिर आंसर करना इजी हो जाएगा, बाद में बताऊंगा। आप बताएं इसकी लोकेशन, क्या ये अंडमान में है, उड़ीसा में, या फिर लक्षद्वीप के अंदर है, या फिर केरला के अंदर है। सोचिए चारों में से क्या आंसर हो सकता है। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज बी, उड़ीसा। और वैसे भी गहीर माता जो है ऑलिव रिडली टर्टल के लिए काफी फेमस ग्राउंड है, और जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ऑलिव रिडली नेस्टिंग बीच है गहीर माता। दिस इज द लोकेशन, कहां पे लोकेट करता है, उड़ीसा के अंदर। गहीर माता जो है एक मास नेस्टिंग स्पॉट है इंडियन ओशन के अंदर, और यहां पर ओनली जो आपका ऑलिव रिडली टर्टल्स है उनकी सेंचुरी मानी जाती है। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच, दुनिया की सबसे बड़ी नेस्टिंग बीच है जहां पे ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो पाए जाते हैं। उनके अंडे भी जो यहाँ पे टर्टल्स होते हैं वो देते हैं। और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे कुछ सीन्स आपने देखे हो लाइव, तो उसमें काफ़ी सारे कछुए निकलते हुए दिखाई देते हैं। वैसे मैं आपको आज एक क्वेश्चन इसके ऊपर और भी है, वहां पर दिखाऊंगा। ये गहीर माता जो थी टर्टल सेंचुरी, इसको कब डिक्लेयर किया गया, 1997 के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, इसे किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, आफ्टर कंसिडरिंग इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और उसके बाद ये जो ख्याति थी इसको दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम के बारे में पूछा कि ये किससे एसोसिएट करती है। क्या ये इम्यूनाइजेशन से एसोसिएट करती है, बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएट करती है, हेल्थ सेक्टर से, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी चीज से एसोसिएट नहीं करती है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसे शॉर्ट में IMI 3.0 भी कहा जाता है, IMI 3.0 स्कीम जो है इसको रोल आउट किया गया किसके लिए, इसके अंदर बच्चों को, चिल्ड्रन को, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट विमेन को। ठीक है, प्रेग्नेंट विमेन को इसके अंदर शामिल किया गया जिनका रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है
कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो छूट गया था, ठीक है। तभी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो था 3.0 उसमें चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया गया। टारगेट इसके अंदर चिल्ड्रन होते हैं अंडर 2 ईयर्स ऑफ एज के, और प्रेग्नेंट वुमेन होती है, और उनका इम्यूनाइजेशन इसके अंदर किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, टू रीच द अनरीच्ड पॉपुलेशन विद ऑल द अवेलेबल वैक्सीन अंडर यूआईपी, आपकी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है, कितनी वैक्सीन है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूआईपी के अंदर जो आपकी वैक्सीन होती हैं उसका एक्सेलरेशन किया जाता है ताकि फुल इम्यूनाइजेशन जो है वो बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जा सके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि SLNP के बारे में है, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। SLNP के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, हो सकता है। EESL रिप्लेसेस द कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स विद LED एट इट्स ओन कॉस्ट। तो EESL के अंदर जो हमारी स्ट्रीट्स के अंदर लाइट्स होती हैं उसको LED से चेंज किया गया और उसकी कॉस्ट भी खुद ही बियर करी गई। द SLNP दैट इज स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, इसका प्लान है कि पूरे के पूरे रूरल इंडिया को भी कवर करना है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जो है इसका आउटले है 8,000 करोड़ का, ठीक है। और कहा गया है कि बाय 2024, देखिए टारगेट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, वैसे नंबर्स नहीं पूछे जाते, लेकिन ये 2022 में क्या टारगेट है, 24 का, 25 का, 30 का, ये पूछे जाते हैं। तो 2024 तक पूरे के पूरे रूरल एरियाज को कवर किया जाएगा और वहां पे जो लाइट्स होती हैं उसको LED लाइट से बदला जाएगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ये बात भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी। आप लोग अपने घर के बाहर जाइएगा, देखिएगा वहां पर कि क्या आपके घर के बाहर जो स्ट्रीट है आपके बाहर, वहां पे जो लाइट है उसको LED से बदला गया या नहीं बदला गया। अगर बदला गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं बदला गया तो भी बहुत अच्छी बात है। आप उसके बारे में कदम उठा सकते हैं, आप वहां पे अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हैं या फिर इसके बारे में पता कर सकते हैं कि क्या वहां पर यह मुहिम शुरू कर दी गई है। आप कोशिश करिएगा, अगर बदल दी गई है तो उसकी फोटो लेके जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट एक अवेयरनेस जो है वो भी ग्रुप के अंदर भी आ जाए। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी किसके द्वारा प्रिपेयर करी गई है? देखिए, जो ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी कुछ दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था, 1-2 दिन पहले ही किया है, तो वहां पर मैंने वैसे आपको बताया था कि किसके द्वारा, क्योंकि तब मैंने ये चीज क्वेश्चन के अंदर ही पूछी थी। नाउ लेट्स सी कि क्या वो चीज आपको याद है कि नहीं। देखिए, अगर आपको याद है और आप इसका आंसर कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है, आप इसका आंसर नहीं कर पाते, इट मींस कि आप रिवीजन सही से नहीं कर रहे हैं। तभी मैं आपको कहता हूं कि 2 बार भी वीडियो देखना पड़े, आप देखिए, उसे रिवाइज जरूर करें, फिर अपने नोट्स जरूर बनाएं और फिर अपने नोट्स को रिवाइज करें। पहली बार वीडियो देखते हुए नोट्स मत बनाइए, आधी चीजें छूट जाएंगी, अननेसेसरी चीजें आपके नोट्स में चली जाएंगी। सेकंड टाइम जब वीडियो आप रिवाइज करते हैं तब अपने नोट्स बनाएं और फिर उसके बाद जो अपने नोट्स है उसको ही बार बार रिवाइज करें, ठीक है। तो यहां पे ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी किसके द्वारा प्रिपेयर करी गई थी, ये आप बताएं। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या चीज करी जा रही है। अर्लियर इन दिसंबर 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक डेटाबेस हमें बनाना है माइग्रेंट वर्कर्स का, जिसके अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर्स रहेंगे, ठीक है। माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर बात इसलिए भी चली थी क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर ये देखा गया काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे अपनी अपनी जगह पे वापस आ गए, जॉब का जो प्रॉब्लम था वो भी शुरू हो गया। और यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि वेरियस कॉरिडोर जो थे वो भी बनाए गए थे। जैसे कि मैंने आपको एक कॉरिडोर बनाया था जिसमें बिहार से दिल्ली के अंदर लोग आते हैं, उड़ीसा से महाराष्ट्र में लोग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉरिडोर है उनके ऊपर भी ध्यान देने की बात करी गई थी इस ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी के अंदर। और तब मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग जो है along with a working subgroup of officials and members of civil society, इसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी हैं, ऑफिशियल्स आप जैसे जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो भी इसके अंदर होंगे। वो ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी उन्होंने बनाई है और जिसके अंदर कुछ प्रोविजन इस तरीके से दिए गए हैं कि हमें कॉरिडोर्स के ऊपर ध्यान देना है, हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करनी है और कोरोना से पहले की जो सिचुएशन थी उसको रीइंस्टेट करना है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी, नीति आयोग विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले देखिए, आई होप आप करंट अफेयर्स जो हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं वो तो आपने कंप्लीट करे ही होंगे और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देख रहे होंगे और उसमें अच्छा भी स्कोर कर रहे होंगे। नाउ दिस प्रोग्राम कवर्स द करंट अफेयर्स एज वेल एज द स्टैटिक पोर्शन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके कवर किए गए हैं ताकि आप मिनिमम टाइम देकर अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएं। एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिलेबस के अंदर वो आप कवर कर पाएं। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट्स हैं आपको 2 से 2.5 घंटे के असाइनमेंट्स डेली बेसिस पे दिए गए हैं, जिसमें आपके क्लास लेक्चर्स रहने वाले हैं। क्लास लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यूज के वीडियोस भी रहने वाले हैं। तो एक तरफ आपके क्लास वीडियोस होंगे और एमसीक्यूज के वीडियोस होंगे और उसके बाद दैट विल बी फॉलोड बाय एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो इसमें पूरी कोशिश यही करी जा रही है कि आपको बहुत ही जो क्रिस्प मटेरियल है
प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो प्रोवाइड किया जाए ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स ऑन exam.netmoc.com। exam.netmoc.com पे जाकर आप क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज में आप एनरोल करा सकते हैं। और अगर आप 3 से 4 घंटे का टाइम दे सकते हैं देन आप 200 डेज की जो सीरीज है इसमें एनरोल करा सकते हैं, बिकॉज यहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिट मटेरियल मिल जाता है, साथ में ही आपको जो मेंस के जो असाइनमेंट्स हैं वो प्रीलिम्स के बाद करने के लिए वो भी इसके अंदर ऐड करके दिए जाते हैं। अगर इस साल नहीं एग्जाम दे रहे, आने वाले साल में 2022 में देंगे, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022, जो कि अपने आप में काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें 500 डेज के असाइनमेंट्स जो है आपको दिए जाते हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब एज पर योर कन्वीनियंस। जिस भी एग्जाम के लिए आप अपीयर कर रहे हैं, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 100 डेज की सीरीज लीजिएगा, कुछ ज्यादा टाइम दे सकते हैं 200 डेज की सीरीज ले सकते हैं, और इस साल नहीं लिखना है, नेक्स्ट साल लिखना चाह रहे हैं या फिर श्योर नहीं है इस बार के बारे में, तो आप मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड फॉर दिस यू कैन गो टू exam.netmoc.com। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो यहां पे इनको लेकर पूछा है कि बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है इट इज एन एपेक्स नेशनल अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये एक एपेक्स अथॉरिटी है। इट प्रोवाइड्स ट्रेड डिफेंस सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उनको यहां पर ट्रेड डिफेंस जो है वो डीजीटीआर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सोचिए, चलिए, तो रिसेंटली अभी अभी न्यूज थी कि डीजीटीआर दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने एक प्रोब दैट इज एक इन्वेस्टिगेशन जो है उसको इनिशिएट किया है ताकि रिव्यू किया जा सके किस चीज को, द नीड फॉर कंटिन्यूइंग इंपोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स जो कि चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। आप जानते हैं कि चाइना यहां पे डंपिंग करता है। डंपिंग का क्या मतलब है अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस डंपिंग को रोकने के लिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। और यहां पे स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लगाया गया था। तो यहां पे अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन एक रिव्यू किया जा रहा है कि क्या हमें इस ड्यूटी को रखना चाहिए आगे के टाइम के लिए भी, क्या इसको हटा देना चाहिए। इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा रिव्यू जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पे कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनके द्वारा कंप्लेंट्स आई थी, इस वजह से ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरा का पूरा रिव्यू जो है वो शुरू किया गया। बात करी जाए डीजीटीआर, क्योंकि डीजीटीआर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने चाइना की आपको न्यूज बताई है वो तो मेंस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अथॉरिटी इन्वॉल्व है इस प्रोब को करने में, इस इन्वेस्टिगेशन को, इसको रिव्यू करने में, वो है डीजीटीआर। इट इज एन एपेक्स नेशनल अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, बिल्कुल ठीक है। और ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है अगर बाहर की कोई कंट्री इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करे जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि मैंने डंपिंग के बारे में बताया तो ये इकोनॉमिक्स के टर्म है, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, बट यहां पर कुछ अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। बार बार चीजों को अलग अलग आयामों से पढ़ना, अलग अलग डायमेंशन से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि डंपिंग के ऊपर जो यूपीएससी है वो क्या पूछ लेगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब भी ये न्यूज में आए कुछ ना कुछ नई चीज इसके ऊपर कवर कर ली जाए। डंपिंग को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सबसे पहले डंपिंग को आप अंडरलाइन करें और क्या पूछा गया उसको सर्कल में डालें। इट अकर्स व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस। हायर देन द प्राइस बेसिकली उसका ये है कि कॉस्ट जो उसके होते हैं उससे ज्यादा का यहां पर मूल्य चार्ज किया गया। तो ये क्या होता है, जब भी कोई एक कंट्री, एक देश दूसरे देश में जो वस्तु है, जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस को वो चार्ज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो डंपिंग कर रहा है। हो सकता है दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच कैन हैव डिस्टॉर्टिव इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं, एक अनफेयर प्रैक्टिस मानी जाती है जिससे कि जो इफेक्ट्स हैं वो काफी डिस्टॉर्टिव नेचर के होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को भी नुकसान हो सकता है। सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कोई भी कंट्री जो होगी वो क्या करेगी, वो उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही देगी। अगर हम यूजुअल ट्रेड की बात करें, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट मुझे 100 रुपए का पड़ रहा है तो मैं कोशिश करूं आगे इसे 110 रुपए का बेचने का, बिकॉज दैट 10 रुपीज विल बी द प्रॉफिट। तो ये चीज तो हर कोई करता है। इसमें डिसओरिएंटेशन की क्या बात है, डिस्टॉर्टिव प्रैक्टिस की क्या बात है। मैंने क्या लिखा है, इट अकर्स व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट ए प्राइस जो कि उसके खुद के प्राइस से ज्यादा हो। ये तो हर कोई करता है, ये आप अपनी कंट्री में भी देखेंगे, दुकानदार भी तो यही करता है। 100 रुपए की चीज को 105 में या 110 में बेचा जाता है। तो ये कोई भी इलीगल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अगर 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचा जाए, वैसे तो आपको लगेगा कि ऐसा कौन करेगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, नुकसान तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कंट्रीज एक दूसरे के साथ ये करती हैं। क्यों करती है, जो लोग नए जुड़े उनके लिए बता देता हूं, क्योंकि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे चाइना को लगता है कि मुझे इंडिया की मोबाइल मार्केट को करना है डिस्ट्रॉय, ठीक है।
तो क्या करेगा चाइना? चाइना अपने यहां पे जो 5,000 रुपए का मोबाइल बनता है उसको 3,000 रुपए में इंडिया में सेल करना शुरू कर देगा। हमारे यहां पर भी जो मोबाइल फोन थे वो 5,000 के थे, ठीक है। तो चाइना का मोबाइल फोन 5,000 रुपए का, इंडिया का मोबाइल फोन मेक इन इंडिया वाला 5,000 रुपए का। अब कस्टमर के सामने क्या होगा? कस्टमर देखेगा ये भी 5,000 का, ये भी 5,000 का। कस्टमर कहेगा यार चलो यार ये मेक इन इंडिया है, अपने देश को सपोर्ट करते हैं, 5,000 का मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये 5,000 का मोबाइल 5,000 का ही रहता है, लेकिन चाइना जो है अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर यहां पे 40% इसके ऊपर स्लैश कर देता है, अमाउंट को सब्सिडाइज कर देता है, किसी भी तरीके से उसका प्राइस 3,000 कर देता है। तो अब अपने घर का जो मोबाइल है, इंडिजिनस मोबाइल जो है, जो इंडिया का है वो 5,000 का है, चाइना का मोबाइल 3,000 रुपए का है। फिर यहां पे कस्टमर जो देखिए बहुत ज्यादा जो नेशनलिस्ट होगा वो तो फिर भी 5,000 का ही लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास उतना पैसा नहीं होता है या फिर दूसरी मजबूरियां होती है, तो कहीं ना कहीं कई बार तो ये नॉलेज ही नहीं होती कि ये चाइना का प्रोडक्ट है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सस्ता प्रोडक्ट होता है उसको ले लेते हैं। तो यहां पे चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक मेल प्रैक्टिस को फॉलो किया। जो चीज 5,000 की थी उसको प्रॉफिट ऐड करने के बाद 5,500 रुपए की, 6,000 रुपए की बेचनी चाहिए थी, लेकिन ये कितने की बेच रहा है? 3,000 रुपए की। क्यों? ताकि ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इंडिया की उसको बर्बाद कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एक बार जब ये डिस्ट्रॉय होगी उसके बाद ये चाहेगा तो प्राइस अपने बढ़ा भी सकता है। इसी वजह से जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो लगाई जाती है जब लगता है कि इंडिया का प्रोडक्ट 5,000 का है, चाइना का प्रोडक्ट 5,000 का है, लेकिन चाइना इसे 3,000 रुपए का कर रहा है, तो इंडिया क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को तो 5,000 का ही रखेगा, इसके ऊपर 2,000 रुपए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, कहेगा अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो गया, अब आ जाओ मैदान के अंदर, लेट्स सी कि अब कंज्यूमर किसकी बात सुनता है। और आप लोग जाते हैं फिर देखते हैं कि ये मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, चलिए इसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है। तो यहां पे प्राइस से ज्यादा पे नहीं बेचा जाता, प्राइस से ज्यादा पे बेचा जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, प्राइस से कम पे बेचा जाता है, जो कि यूजुअली हमें लगता है कि यार ऐसा कौन करेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा, लॉस पे तो कोई नहीं बेचेगा, लेकिन कंट्रीज एक दूसरे के साथ ऐसा करती है। यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बिल्कुल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और डिस्टॉर्टिव इफेक्ट इसके होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इट अकर्स, ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री। जब एक कंट्री, कौन सी? चाइना, दूसरी कंट्री कौन सी? इंडिया को प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है एट ए प्राइस लोअर देन इट्स प्राइस, जो उसका एक्चुअल में प्राइस है उससे कम प्राइस में जब एक्सपोर्ट किया जाता है, यहां पर प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ जो है वो लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बताया। द यूज ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन इज परमिटेड बाय WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एंटी डंपिंग मेजर लेने के लिए मना नहीं करता है, वो रादर अप्रूव करता है, परमिट करता है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाली कंट्री इस तरीके से कोई टेक्निक को अपना अप्लाई कर रही है और आपकी कंट्री के अंदर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, देन आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, हमारी तरफ से पूरी परमिशन आपको, WTO ऐसा कहता है। चलिए, तो बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर था। वैलिडिटी, अगर देखिए ये एक्स्ट्रा चीजें कुछ हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि आपको पता हो, जो बाकी लोगों को ना पता हो, सो दैट एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाए वैलिडिटी कितनी होती है, एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने साल के लिए लगाई जा सकती है? फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन, अगर इसे रिवोक नहीं किया जा सकता, अगर अर्लियर रिवोक नहीं किया जाता, अगर आज के दिन में लगाया गया, मान लीजिए इसे 1 जनवरी 2020 को लगाया गया, ठीक है, या 1 जनवरी 2021 को लगाया गया, तो कितने साल की इसकी वैलिडिटी रहती है ये बताया मुझे। चलिए, तो यहां पे यूजुअली 5 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसे रिवोक किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि उजाला स्कीम को लेकर है। पूछा गया उजाला को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। स्कीम को करें अंडरलाइन और यहां पे इसको करें राउंड। तो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय EESL, EESL के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। EESL क्या है आप सोचिएगा, अभी नहीं बताऊंगा। इट इज टाउटेड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लाइटिंग डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के तौर पे बताया जाता है। इट हैज हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक LED, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड मार्केट्स। तो यहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक LED मार्केट्स है उसको भी बढ़ावा देने में उजाला का खास तौर पे रोल रहा है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो उजाला की फुल फॉर्म पता है तो लिख के बताएं, मुझे पता है थोड़ा सा टाइप करने में परेशानी होगी जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। इट इज उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs। क्या है उजाला की फुल फॉर्म? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। SLNP की क्या थी? स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। यहां पे जो ये दोनों प्रोग्राम्स है उजाला एंड SLNP, इनके 6 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। इन दोनों स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया गया है, इसी वजह से 6 साल कंप्लीट होने की खुशी के अंदर इसके बारे में दोबारा से आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए थे। द 2 प्रोग्राम्स रिवैम्प्ड हाउस होल्ड एंड पब्लिक लाइटिंग, घरों के अंदर लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, गलियों के अंदर लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, LED वाली लाइटिंग होनी चाहिए,
इस चीज को पूरा का पूरा रिवैम्प जो है वो किया गया इन दोनों स्कीम्स के द्वारा। बोथ स्कीम्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय EESL, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है PSUs अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय EESL। इट इज टाउटेड एज दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इसने डोमेस्टिक एलईडी मार्केट जो उसको भी बढ़ाने में हेल्प करी है, क्योंकि जब गलियों में हर जगह पे पुरानी लाइट को हटाकर एलईडी लगाई जाएगी, घरों में भी बल्ब को हटाकर एलईडी लगाई जाएगी, तो डिमांड तो उठेगी उठेगी, और हमारी जो डोमेस्टिक एलईडी मार्केट है उसका भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। स्पीसीज को लेकर है, IUCN स्टेटस पूछा है कि बताएं ब्लैक नेक्ड क्रेन का IUCN स्टेटस क्या है। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स तवांग रीजन के अंदर, तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन्होंने अपोज किया अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को एक रिन्यू करने की बात करी थी, उस चीज के लिए कहा कि यहाँ पे जो ब्लैक नेक क्रेन है उनको भी नुकसान होगा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान होगा। इसी वजह से एक अपोजिशन जो था बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा देखा गया। तो यहाँ पे ब्लैक नेक क्रेन जो है उसका मेरे को आप IUCN स्टेटस बताएं अब कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, तो जो प्रपोज प्रोजेक्ट की बात कर रहा था मैं, जहां पे बुद्धिस्ट मंक्स ने मना किया, दैट वुड नॉट ओनली अफेक्ट द नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ एंडेंजर्ड ब्लैक नेक क्रेन बट आल्सो थ्रेटन सेवरल होली बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको भी नेगेटिव और एडवर्स इंपैक्ट हो रहा था इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो जो ब्लैक नेक क्रेन है उनको भी नुकसान हो रहा था, और जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको भी नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर बात करी जाए इनके IUCN स्टेटस की, दैट इज नियर थ्रेटेंड, सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड पे आते हैं, साइट्स अपेंडिक्स 1 में है। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 1 में भी फॉलो करते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ऑलिव टर्टल्स। ऑलिव रिडली टर्टल को लेकर पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। द ऑलिव रिडली टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल। सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हो सकता है हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। सोचे, चलिए, तो IUCN स्टेटस की बात करी जाए तो वल्नरेबल है और कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी नहीं होते। तो दो स्टेटमेंट्स यहीं पे इनकरेक्ट होगी, और जब आपको पता चल गया दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है तो पहली स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी। सबसे छोटे साइज के होते हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उड़ीसा की हाई कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया अभी, तभी ये पूरी न्यूज थी, क्योंकि 800 ऑलिव रिडली सी टर्टल जो थे उनकी हो गई डेथ। ठीक है, और ये किस वजह से? ड्यू टू द नेग्लिजेंस बाय उड़ीसा फॉरेस्ट एंड फिशरी डिपार्टमेंट। उड़ीसा के फॉरेस्ट और फिशरी डिपार्टमेंट के इग्नोरेंस की वजह से ये 800 कछुए जो थे, ऑलिव कछुए, इनकी डेथ हो गई, और हाई कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब अपने आप से इस पूरी चीज को कॉग्निजेंस में लिया और इसके ऊपर कहा कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये पूरी न्यूज थी और हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में, दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स, गर्म पानी में मिलते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन के अंदर। उड़ीसा का गहिरमाथा मरीन सेंचुरी जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आपका ब्रीडिंग ग्राउंड माना जाता है वो सी टर्टल्स के लिए। सो उस चीज को भी एक लोकेशन वाइज आपको उड़ीसा के अंदर है वो पता होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे इसे, और फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड वन ऑफ यू इज द विनर, उनके बारे में भी डिक्लेयर करेंगे। चलिए, रिवाइज करना शुरू करते हैं। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन को देखते ही, फिर वैसे भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहाँ पे। तो जल्दी से बताएं, यूएस को किसने दोबारा से हटा दिया और टॉप पोजीशन ले लिया इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे? मैंने बताया था 77.7 बिलियन का ट्रेड है। चाइना ने ऐसा करके दिखाया है, और चाइना का इस कदम को अचीव करने के लिए जो हम मेडिकल सप्लाईज लेते हैं वो भी एक रीज़न है, और क्योंकि हम चाइनीज़ मोबाइल फोन्स जो वो काफ़ी ज़्यादा परचेज करते हैं, चाइनीज़ गैजेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परचेज करते हैं, वो भी इसके पीछे एक रीज़न बना है। देन वी डिस्कस अबाउट गहिरमाथा। गहिरमाथा कहाँ पर लोकेट करता है, जल्दी से बताएं। ऑलिव रिडली जो टर्टल्स हैं ये उनका एक नेस्टिंग ग्राउंड है, उड़ीसा के अंदर लोकेट करता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच भी इसे कहा जाता है। गहिरमाथा को टर्टल सेंचुरी 1997 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है किस चीज से रिलेट करता है ये बताएं, कौन कौन इसमें शामिल है वो भी बताएं। तो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो इम्यूनाइजेशन रह गया था उसकी वजह से अब दोबारा से इसको शुरू किया गया है, और यहाँ पे चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट लेडीज को इसके अंदर कवर किया जा रहा है। देन हमारा डिस्कशन हुआ था SLNP के बारे में। SLNP को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है वो मुझे बताएं। पूरा का पूरा 8,000 करोड़ का प्लान है 2024 तक एंटायर रूरल इंडिया के अंदर। यहाँ पे हमें जो LEDs है वो लगानी है, और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट है तो ये 2015 में शुरू किया गया था। स्ट्रीट लाइट्स को LED लाइट से चेंज करने की बात करी गई थी। EESL जो है ये पूरा इंप्लीमेंटेशन इसका कर रहा है। देन हमारा डिस्कशन हुआ था माइग्रेंट लेबर के ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी को लेकर, और ये कौन लेके आया आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको बताया था डेटाबेस हो माइग्रेंट को लेकर, माइग्रेंट लेबर्स को लेकर, वर्कर्स को लेकर, इनफॉर्मल इकोनॉमी में उसको इकट्ठा किया जा रहा है, और ये लाया गया नीति आयोग के द्वारा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था
डीजीटीआर के बारे में, डीजीटीआर के बारे में मुझे बताइएगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। यहाँ पर मेन काम यही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का रिव्यू कर रहे हैं फिलहाल तो, और किस तरीके से डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होती है उनको बचाना है, ये सब काम इसके द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट काम किया जाता है। मिनिस्ट्री जो है वो आपने देख लिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इसके साथ उसके अंडर में ये आता है, और एक नेशनल अथॉरिटी है, एपेक्स नेशनल अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा। फिर हमने डंपिंग के बारे में डिस्कशन किया था। डंपिंग आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये मुझे बताएं येस और नो के अंदर कि क्या डब्ल्यूटीओ का अप्रूवल होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर, येस या फिर नो। क्या डब्ल्यूटीओ इसे अप्रूव करता है या नहीं करता है? तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, यस। और वैलिडिटी कितनी होती है ये बताएं, यूजुअली कितनी वैलिडिटी होती है डंपिंग की? तो वो 5 साल की एंटी डंपिंग की जो वैलिडिटी है वो देखने को मिलती है। उजाला को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है ये बताइएगा। एलईडी की जो डोमेस्टिक मार्केट है काफी बूम करी है इसकी वजह से, और ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट के तौर पर भी बताया जाता है। ईईएसएल, ध्यान रखिएगा। अभी 6 साल जो है उजाला एसएलएनपी ने कंप्लीट किए हैं। देन हमने आईयूसीएन डिस्कशन किया था। आईयूसीएन स्टेटस जल्दी से बताएं क्या है इसका। जो हमने ब्लैक नेक क्रेन के बारे में डिस्कशन किया था, सोचें। सो इट इज नियर थ्रेटेंड, अपेंडिक्स 1 में आता है। फिर हमने ऑलिव टर्टल के बारे में डिस्कशन किया था। ऑलिव टर्टल के बारे में आईयूसीएन स्टेटस इसका भी बताइएगा। और ये जो टर्टल्स हैं कार्निवोरस होते हैं। टर्टल्स जो हैं ये आपके स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऑलिव रिडली को लेकर अभी उड़ीसा हाईकोर्ट जो है उन्होंने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो है वो लिया था। आईयूसीएन स्टेटस की बात करी जाए तो इट इज वल्नरेबल। प्रीलिम्स का क्वेश्चन में डंपिंग क्या है एक लाइन में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करना मैं जानता हूं मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीजें ही आपको आपके यूपीएससी के एम तक पहुंचाएंगी, आपका जो गोल है वहां तक पहुंचाएंगी। तो कभी भी इस तरीके का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उससे बचिएगा मत, एक लाइन में से आंसर करने की कोशिश जरूर करेगा। देखिए आज यहां बचेंगे, लेकिन प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जाता है वहां पर कैसे बचेंगे। तो इसी वजह से यहीं पर ही जो डिफिकल्ट चीजें हैं उसका आंसर करने की कोशिश करें, ताकि जब मेन्स के अंदर इस तरीके की चीजें पूछी जाए वहां पर आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। मेंस के लिए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, हाउ फिशरीज डिपार्टमेंट कुड प्ले एन एक्टिव रोल टू सेफगार्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो किस तरीके से फिशरी डिपार्टमेंट जो वो अच्छा और एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकता है ताकि ऑलिव रिडली टर्टल को बचाया जा सके। क्योंकि अभी आपने देखा है हाईकोर्ट का ये कहना है कि 800 रिडली टर्टल जो मरे थे उसमें जो डिपार्टमेंट था उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन, हु रन्स द कंट्री, पॉलिटिशियंस और द सिविल सर्वेंट। देखिए काफी कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है और काफी सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो क्या कंट्री को पॉलिटिशियंस रन करते हैं या सिविल सर्वेंट्स रन करते हैं? लेट्स सी आप क्या आंसर देते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट होता है, और अपने आंसर्स इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जल्दी से दे दीजिएगा। ये दोनों ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस का आंसर मेंस वाले ग्रुप में, इंटरव्यू का इंटरव्यू वाले ग्रुप में। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, नहीं तो टेलीग्राम में जाकर इसे टाइप भी कर सकते हैं। अपने मार्क्स अब मुझे जल्दी से बताएं। विनर का नाम भी आपके सामने है, तो आप मुझे पीडीएफ के लिए बता दीजिएगा। चंद्रिमा इज द विनर। देन मार्क्स अगर 6 से ज्यादा किया है देन ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन। 10 आउट ऑफ 10 किया तो फैंटास्टिक, स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। लेस देन 6 अगर स्कोर किया तो दोबारा से इसे रिवाइज जरूर करिएगा, और वैसे भी आपको पता है कि सेकंड टाइम रिवाइज जरूर करना है और उस वक्त नोट्स भी इसके बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है कल रात को 10 बजे तक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी सून, बिकॉज आज हमारे बैक टू बैक काफी सारे लेक्चर्स होने वाले हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।